हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आप सभी जानते हैं कि बीएड फोर्थ सेमेस्टर के जो पेपर्स हैं उनमें आपका ये पहला पेपर रहेगा और जिसका नाम भारत की शिक्षा प्रणाली, भारत में शिक्षा विकास एवं समस्याएं, ये हमारा पहला पेपर रहेगा। तो विकास और समस्याओं से लेकर के ये जो डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट को अगर आप देखें तो हम बात करेंगे कि हमारा सबसे पहले वैदिक काल था। वैदिक के बाद बौद्ध काल आया हमारे पास, और बौद्ध काल के बाद हम मुस्लिम शिक्षा पर चर्चा करेंगे, और मुस्लिम शिक्षा के बाद हम ब्रिटिश शिक्षा पर चर्चा करेंगे, और ब्रिटिश शिक्षा के बाद हम आधुनिक शिक्षा पर चर्चा करेंगे। तो इस दौरान जितना भी विकास हमारा हुआ है, हम 2020 की एनईपी पर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन एनईपी से भी बन सकता है, बौद्ध काल से भी बन सकता है, आधुनिक शिक्षा से भी बन सकता है। इसलिए ज़रूरी होगा कि आप शिक्षा के विकास की पूरी एक हिस्ट्री को ध्यान दें। याद रखें, आपको इतिहास नहीं पढ़ना है, शैक्षिक विकास का इतिहास पढ़ना है। तो बहुत समय न लेते हुए हम इस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चनियर्स ले लिए हैं और उन्हीं को एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम का विकास हुआ है। क्वेश्चन को एक्सप्लेन मैं करता जाऊँगा, इसलिए उम्मीद ये है कि आप ध्यान से वीडियो को देखें और अपने डेटाबेस को तैयार करते चलें। भारत में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का विकास करना है। ठीक है, बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक को साक्षर बनाना, बालक को सरकारी नौकरी दिलाना। अब देखिए, ए वाला गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सर्वांगीण विकास है इसको हम चतुर्मुखी विकास कहते हैं। इसमें सब कुछ आ जाता है, इसलिए ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। बालक का सर्वांगीण विकास प्रकट होता है। बालक का सर्वांगीण विकास किस बात से प्रकट होता है? तो बालक के कार्य से क्या पता चलता है? बालक के विज्ञान संबंधी ज्ञान से या उसकी बातचीत से। अगेन वही, ए में सब कुछ आ जाता है क्योंकि उसके व्यवहार में सब कुछ झलकता है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक किया जाएगा। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या अर्थ है? तो आपको पता है कि हमारे अनुच्छेद 21A के अकॉर्डिंग, 21A के अकॉर्डिंग अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी गई है आरटीई के तहत। ये बात आप जानते हैं, आरटीई 2009 में लागू हुआ है, ये भी आप जानते हैं, पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से शिक्षा सभी को उपलब्ध हो, इस निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हो, और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को। तो इस तरीके से ऑप्शन डी को हम यहाँ पर टिक करेंगे। आगे शिक्षा में देख सकते हैं, सब पढ़ें सब पढ़ें, सब पढ़ें सब बढ़ें, ये बात हमारे शिक्षा के किस संसाधन में कही गई है? तो ये जो हमारा एसएसए रहा है, सर्व शिक्षा अभियान, उसके तहत ये बात कही गई है, और एनएलएम में भी ये बात कही गई है। लेकिन एनएलएम जो है ये नेशनल लिटरेरी मिशन है, लेकिन यहाँ पर नेशनल के लिटरेरी मिशन में ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए कंप्लीट होती हैं, और इसलिए ए बी भी हमारा सही हो जाता है और उपयुक्त सभी भी सही हो जाता है। तो कौन से ऑप्शन को हम यहाँ पर टिक करेंगे? तो भारत में जो सर्व शिक्षा अभियान है उसमें किस योजना की बात करी गई है? तो हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है, बात सभी में कही गई है, लेकिन ये जो उद्देश्य आया है ये किस योजना, ये वर्ड ध्यान देंगे प्रश्न में, और इसके तहत यहाँ पर ए ऑप्शन को ही हम टिक करेंगे। प्राचीन काल में शिक्षा का परिचय प्राप्त होता था, तो प्राचीन काल में वैदिक शिक्षा थी हमारी, और वैदिक शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि हम गुरुकुलों में लिखेंगे, आश्रमों में नहीं लिखेंगे, क्योंकि उन्हें गुरुकुल कहा जाता था। विद्यालय पुराने समय में नहीं थे और मदरसे मुस्लिम काल में थे। प्राचीन शिक्षा में विद्या संस्कार किस मंत्र से प्रारंभ होता था? तो यहाँ पर ओम नमः सिद्धम, ओम नमः शिवाय, स्वास्तिक या गायत्री मंत्र का जप तो किस मंत्र के साथ होता था? तो यहाँ पर जो शिक्षा शुरू होती थी वो ओम नमः सिद्धम से शुरू होती थी, और इसके लिए उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन संस्कार के लिए 8 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष की आयु बच्चों के लिए निर्धारित होती। 8 वर्ष में ब्राह्मण के बच्चे का, 10 वर्ष में क्षत्रिय का और 12 वर्ष में वैश्य के बच्चे का उपनयन संस्कार किया जाता था। ये बात आप याद रखें। आगे हम देख सकते हैं प्राचीन शिक्षा प्रणाली में मुख्यतः कौन कौन से विषय शामिल थे। तो अगर प्राचीन शिक्षा प्रणाली देखें तो उसमें वेदांग और व्याकरण भी था, साहित्य छंद और निरुक्त भी था, कल्प ज्योतिष गणित चिकित्सा ये भी थे। क्योंकि शिक्षा परा और अपरा में विभाजित थी, इसलिए उपर्युक्त सभी को टिक करेंगे, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। प्राचीन काल में शिक्षा किस काल में नवीन दशा ग्रहण करती है? तो प्राचीन कालीन शिक्षा जो नवीन दिशा ग्रहण करती है वहां पर हम ब्रिटिश काल को कहेंगे। 1813 में जो प्राचीन विवाद हुआ है,
एजुकेशन का प्राचीन और प्राच्य विवाद वो 1813 के चार्टर के तहत है और वहीं पर से हमें ब्रिटिश शिक्षा इंग्लिश मीडियम शिक्षा के लिए आ जाती है और शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है। तो इसलिए नवीन शिक्षा काल हम ब्रिटिश काल को कहेंगे। शिक्षा के तकनीकी एवं सैद्धांतिक व्यवहार ज्ञान की उस शाखा को कहते हैं जहां पर जिनका मुख्यतः रेखाओं और सूचनाओं से प्रयोग होता है, जो सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रण में रखी जाती है। यहाँ पर यह कथन किसका है? तो ये कथन ई हेडिन का है, ऑप्शन बी सही होगा। ज्ञान के व्यवहार में अनुप्रयोग की प्रक्रिया ही शिक्षा तकनीकी है, ये किसका कथन है? तो ये कथन ई.एम. ब्रूटर महोदय का है, ऑप्शन सी को सही करेंगे। शिक्षा सीखने की तकनीकी की उन परिस्थितियों और समुचित व्यवस्था को प्रस्तुत करने से संबंधित है जो शिक्षा के प्रशिक्षण और लक्ष्यों को ध्यान में रखकर अनुदेशनों को सीखने का उत्तम साधन बनाती है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा हमारे रिचमंड ने दी है। इन तीनों परिभाषाओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता आपको नहीं है, ये बात याद दे लें, क्योंकि शिक्षा के बारे में इतनी परिभाषाएं हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करिएगा कि परिभाषाएं जो छोटी हों, जो तर्क सहित हों और जिनका बहुत प्रयोग हुआ है, जैसे महात्मा गांधी की पेस्टोलॉजी की, वुडवर्थ की परिभाषा, विवेकानंद की परिभाषा, रविन्द्रनाथ टैगोर महोदय की, इन लोगों की परिभाषाएं, रूसो के अनुसार और आपके जो अन्य प्रवर्तक हैं उनके अनुसार शिक्षा की परिभाषा देखेंगे। बाकी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली में वैदिक शिक्षा की उपयोगिता क्या है? तो अगर हम वैदिक शिक्षा की उपयोगिता आज के समय में देखें तो शिक्षा के स्तरों को विभाजित किया जाना, ये बिल्कुल सही है। शिक्षा का संकुचित एवं व्यापक अर्थ लेना, ये भी सही है। विस्तृत पाठ्यक्रम और विशिष्टीकरण का शुभारंभ, तीनों सही हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्राचीन काल में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य थे, जहां पर उपर्युक्त सभी आ रहा है और ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो इसको काट रहा हो। जैसे ज्ञान का विकास ठीक है, चारित्रिक और नैतिक शिक्षा ठीक है, स्वास्थ्य संरक्षण का संवर्धन ये बिल्कुल ठीक है, तो उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारत में आज जो शिक्षा की पहले तो बात है कि शिक्षा निःशुल्क है, बिल्कुल है। शिक्षा विशिष्टीकरण की ओर है, स्पेशलाइज्ड शिक्षा भी है। उत्तम शिक्षण विधियों का विकास किया गया है, ऑप्शन बी इसमें भी सही हो जाता है। सेपलर के अनुसार ज्ञान को रीतियों में विभाजित किया गया है, जो कि किस तरीके से चलता है? तो यहाँ पर सेपलर के अनुसार जो ज्ञान की रीतियाँ हैं उनमें मनोवैज्ञानिक, विश्वास समर्थित ज्ञान है और प्राविधिक यानी टेक्निकल जानकारी है। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी को सही करा जाएगा, ऑप्शन सी। प्राचीन काल में छात्रों का शिक्षण में स्थान होता था, यानी प्राचीन भारत में छात्रों का शिक्षण स्थान क्या होता था? तो प्राचीन भारत में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्राचीन भारत में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी, ये बात याद रखेंगे। और पाठ्यक्रम का विकास जो है, प्राचीन भारत में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या था? तो अंतिम उद्देश्य था आध्यात्मिक उन्नति करना, बाह्य और आंतरिक दोनों पक्षों को पवित्र बनाना। तो यहाँ पर आप किन उद्देश्यों को देखेंगे? तो ये पवित्र बनाना, बाह्य और आंतरिक, ये हमारे उद्देश्य में शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए, क्योंकि शिक्षा केवल या विद्या सा विमुक्ता एक सेंस में है, हमें मोक्ष का रास्ता जो शिक्षा दिखाती है, ज्ञानार्जन जो बताती है, वो शिक्षा वैदिक शिक्षा थी, इसलिए हम ऑप्शन ए को ही टिक करेंगे। ऑप्शन सी भी टिक नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन बी सही ऑप्शन नहीं है। हम शिक्षा के वैदिक काल की ओर चलते हैं। वैदिक काल यानी हमारा वो काल जो कि हमारे प्रारंभ से 400 ईसा पूर्व तक चला। और इस समय हमारे पास क्या था? तो वैदिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो वैदिक काल के प्रारंभ में हम 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रखते हैं। यहाँ पर 400 ईसा पूर्व से 500 के बीच में हमारा बौद्ध धर्म आ गया है और इसलिए यहाँ तक ही हम वैदिक काल को मानते हैं। यहाँ पर वैदिक काल में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आ जाएगी और उसके बाद उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल की विकास का काल आ जाएगा। प्राचीन शिक्षा का, भारतीय शिक्षा का आधार क्या था? तो प्राचीन शिक्षा का आधार हमारे वेद थे। चारों वेदों की शिक्षा, सारी चीज़ों की शिक्षा होती थी, वेद पर ही आधारित हमारी शिक्षा व्यवस्था थी। वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ हमारा ऋग्वेद काल से होता है और ऋग्वेद काल का जो समय दिया गया है वो हमारा आपका 1700 ईसा पूर्व से आपको 1000 ईसा पूर्व तक जो काल है वो हमारा ऋग्वैदिक काल है। अब यहाँ पर हम ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि ऋग्वेद में कितने मूल्य हैं, कितने चरण हैं, कितने सूत्र हैं, ऋग्वेद में किसकी
ऋग्वेद में किसकी अर्चना की गई है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है, पुरुष सूक्त है, इन सब की जानकारी से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था पर आधिपत्य था। तो शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था पर आधिपत्य ब्राह्मणों का था, क्योंकि शुरुआत में शिक्षा इन्हीं के द्वारा दी जाती थी। वैदिक कालीन शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या थी कि वैदिक कालीन शिक्षा किस पर आधारित थी? तो वैदिक काल की जो शिक्षा थी बेसिकली अगेन मैं कह दूं ऋग्वेद पर आधारित थी, क्योंकि वहीं से शिक्षा व्यवस्था शुरू होती है। वेदों में शिक्षा शब्द का प्रयोग किस अर्थ से हुआ है? तो वेदों के अनुसार शिक्षा शब्द का प्रयोग जो है वो विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से हुआ है, यानी ये चार चीजों को देने का काम हमारी शिक्षा करती है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, वैदिक काल में जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो हमारे वैदिक काल में जीवन का मुख्य लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति थी, स्वर्ग की और ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। ये ध्यान रखेंगे, स्वर्ग भोग के लिए माना जाता है, ज्ञान प्राप्ति इसी दुनिया के लिए है, लौकिकता मतलब हमारी इस दुनिया की है, पारलौकिक उस दुनिया का होता है। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था बेसिकली हमारी मौखिक थी, ये बात याद रखेंगे, लिखित शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। तो ऑप्शन सी भी सही नहीं होगा। वैदिक काल, वैदिक युग से आज तक भारतीयों की शिक्षा मुख्य अवधारणा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमें उचित मार्गदर्शन देने में सफल रही है। तो ये क्वेश्चन किसका है, ये प्रश्न किसका है? ये डॉक्टर अल्तेकर हैं, जो प्राचीन शिक्षा विधि और समाजशास्त्री माने जाते हैं। इनकी परिभाषा जरूर आप याद कर लें, प्रोफेसर अल्तेकर समाजशास्त्री के रूप में बहुत प्रचलित माने गए हैं। वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? तो वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना, ईश्वर भक्ति या धार्मिकता का विकास करना। तो यहाँ पर ईश्वर भक्ति और धार्मिकता का विकास करना था, जिसके कारण हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके, और इस कारण हम ऑप्शन बी को सही करेंगे। वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी, बार बार ये प्रश्न है आ रहा है, गुरुकुलों में दी जाती थी, कंफ्यूज मत होइएगा। शिक्षा को ज्ञान का प्रकाश और शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता है जो हमारी शक्तियों को मानसिक, भौतिक आधार और आध्यात्मिक तौर पर क्षमताओं का उत्तरोत्तर और सामाजिक पूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित करता है। ये परिभाषा किसके द्वारा है? तो अगेन ये परिभाषा डॉक्टर अल्तेकर की है। इस बात को याद रखेंगे, मैंने पहले भी कहा कि अल्तेकर महोदय को आपको याद रखना है। डॉक्टर अल्तेकर एक समाजशास्त्री के रूप में भारतीय शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था कितने भागों में बटी थी? तो ये वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था हमारे दो पार्ट में बटी थी, और इसी के तहत इसमें परा और अपरा का भाग था। ये परा और अपरा मानी जाती थी, ये याद रखेंगे। विद्या आरंभ कितने समय में होता था? तो विद्या आरंभ का जो संस्कार का समय माना गया है, विद्या संस्कार के आरंभ में आप यहाँ पर याद रखेंगे कि जो विद्या आरंभ संस्कार है वो 8 से 9 वर्ष की अवस्था में होता था। इसलिए 8 वर्ष ब्राह्मणों के लिए, 10 वर्ष क्षत्रियों के लिए और 12 वर्ष वैश्यों के लिए है। तो अगर माना जाएगा तो 8 वर्ष की स्टार्टिंग मानी जाएगी, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। सद्गुण ही ज्ञान है, ऐसी परिभाषाएं बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये परिभाषाएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये परिभाषा देखिए प्रोफेसर सुकरात की है, ये बहुत अच्छे दार्शनिक थे। आप जानते हैं सुकरात को हम, जो हमारा क्वेश्चनियर सिस्टम है उसके बारे में जानते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? ईश्वर भक्ति और धार्मिकता का विकास, चारित्रिक विकास, व्यक्तित्व का विकास। ये दोनों विकास तभी संभव है जब पहला विकास हम कर लेंगे। इस कारण उपयुक्त सभी को हम टिक करके ऑप्शन बी को सही करेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, और इसलिए हम इसमें ऑप्शन डी के सही जाएंगे। विद्या आरंभ संस्कार कराने का कार्य किसका होता था? तो विद्या आरंभ कार्य कराने का, जो प्रारंभ करने का जो तरीका था वो हमारे शिक्षक का होता था, और शिक्षक को वहाँ पर हम गुरु की भूमिका में भी देख सकते थे, लेकिन यहाँ पर भावताम गुरु चूंकि उस समय नहीं था, तो मानते हैं कि गुरु चूंकि तभी होगा जब आप किसी के शिष्य बन जाएंगे। उसको विद्या आरंभ कराने के लिए हमें एक शिक्षक के रूप में ले जाते थे, और खासकर इसमें पुरोहित की भूमिका बड़ी स्पष्ट होती थी। तो शिक्षक विद्यालय न होने के कारण नहीं था, गुरु था ही नहीं, तो ये काम पुरोहित का देखा जाता है, और पुरोहित को ही मानेंगे कि ये शिक्षा व्यवस्था को पूरा कराते थे। प्रारंभ में, शुरुआत में बच्चे को सफ़ेद कपड़े पहना करके, बाल मुड़ा करके, उसको चंदन और पाटी ले करके उससे ये पुरोहित प्रश्न पूछते थे, कस तुम कस सस्य आस्य, और वो भवताम कह के अपने सवाल का जवाब देता था। तो ये पुरोहित का कार्य माना जाता है। ऑप्शन बी को हम यहाँ पर टिक करेंगे। गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ है, गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ है, तो गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ है एक गुरु का परिवार,
यानी गुरु के परिवार से संबंधित एक गुरु से पढ़े हुए जितने बच्चे थे वो सभी गुरुकुल के हिस्से होते थे। गुरुकुल की स्थापना की जाती थी। तो गुरुकुल की स्थापना आप ध्यान दें, ये सरोवर के समीप निकट वन में होती थी। यहाँ पर बस्तियों और शहर के समीप, घरों के समीप नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, शिक्षा के अलावा गुरु का कार्य क्या होता था? तो शिक्षा देने के अलावा गुरु का कार्य आध्यात्मिक चिंतन का होता था कि किस तरीके से व्यक्ति अपने मोक्ष के बारे में चर्चा कर पाएगा और किस तरीके से वो अपने ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से वैदिक शिक्षा व्यवस्था को समझ सकते हैं। अब हम बौद्ध काल की शिक्षा व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। बौद्ध काल का समय क्या माना जाता है? तो हमने पहले ही डिस्कस किया कि 2500 से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक ये हमारा वैदिक काल माना जाता है। तो 500 के बाद 600 से लेकर के और 1200 शताब्दी में, चूँकि 1192 में हमारे तराइन के बैटल हुए हैं, वहाँ पर ही पृथ्वीराज चौहान की हार होने के बाद मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है। तो 600 से लेकर 1200 ईस्वी तक ये हमारा बौद्ध काल होता है, इसलिए ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो आप जानते हैं 563 ईसा पूर्व महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। यहाँ पर चूँकि गौतम बुद्ध की बात आई है तो गौतम बुद्ध की जीवनी से संबंधित क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन बहुत डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। गौतम बुद्ध का कार्यकाल कितने समय का माना जाता है? तो गौतम बुद्ध का कार्यकाल हमारा 563 से लेकर 583 ईसा पूर्व तक 100 वर्षों का कार्यकाल माना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी को टिक करेंगे। गौतम बुद्ध ने मोक्ष की प्राप्ति के साधनों के बारे में क्या चर्चा की है? तो उन्होंने बताया है कि ज्ञान प्राप्ति, अहिंसा और सदाचार, पवित्र जीवन की आत्मा, अहिंसा, कर्मकांड और बाह्य आडंबर को। तो आप ध्यान दीजिएगा, कर्मकांड और बाह्य आडंबर ये दोनों के दोनों इनके द्वारा नहीं माने गए हैं, इसलिए हम ऑप्शन बी नहीं लेंगे। और ऑप्शन बी जब नहीं लेंगे तो हम ऑप्शन डी को भी नहीं मानेंगे, इसलिए ऑप्शन ए ही हमारा सही होता है। बहुत जगह पर आपको इस तरीके के ऑप्शन दिए जाएंगे, ए बी दोनों दिए होंगे, लेकिन अगर दोनों ऑप्शंस में कोई ऐसा ऑप्शन है जो सही नहीं हो सकता तो उसको आप टिक ना करें। बौद्ध शिक्षा उचित रूप से विचार किए जाने पर प्राचीन हिंदू और ब्राह्मणीय शिक्षा का केवल एक रूप है, ये कथन किसका है? तो इस कथन के पक्षकार के रूप में डॉक्टर मुखर्जी आते हैं। ये बौद्ध शिक्षा के प्रवर्तकों के चिंतन के रूप में देखते हैं इन्हें हम, और ये भी एक विशेष शिक्षा विधि रहे हैं। बौद्ध शिक्षा पूर्णतया मठों से संबंधित थी, उन लोगों के लिए उद्दिष्ट थी जो संघ में प्रवेश करते थे और प्रवेश का उद्देश्य भी रखते थे। ये कथन किसका है? तो ये कथन हमारे डॉक्टर अल्तेकर का है, और इसलिए ऑप्शन बी को सही करेंगे। मठों में किस धर्म की शिक्षा दी जाती थी? तो मठों में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि बौद्ध धर्म से ही मठ संबंधित हैं, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप ये समझ लें कि वैदिक शिक्षा जो थी, वैदिक शिक्षा वो गुरुकुलों में दी जाती थी, बौद्ध धर्म मठों में दी जाती थी, और मुस्लिम शिक्षा मकतब और मदरसों में दी जाती थी। तो इनके कार्यालय, इनके केंद्र को भी आप अच्छे तरीके से समझ लें। अब हम आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बल दिया गया था, तो किस बात पर बल दिया गया था? तो बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य जो था वो भी निर्माण की प्राप्ति थी, यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। तो यहाँ पर हम बी को टिक करेंगे। गौतम बुद्ध के अनुसार निर्माण का अर्थ क्या है? तो निर्माण का अर्थ है इच्छाओं की समाप्ति। ये बात आप याद ध्यान रखेंगे। सुख की प्राप्ति नहीं थी, चिंतन की समाप्ति नहीं थी, इच्छाओं की समाप्ति थी, क्योंकि उनके ज्ञान में ये बात कही गई है, दुख संसार में कष्ट हैं, कष्टों का कारण हम आपकी इच्छा है, इच्छाओं को समाप्त करके निर्माण की प्राप्ति की जा सकती है, और निर्माण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए गए थे। तो ये बात बिल्कुल तय है, और इसी पर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए? तो ये 4 हैं, जिनका अभी हम जिक्र कर रहे थे। संसार में दुख होना, दुखों का कारण इच्छा होना, इच्छाओं की समाप्ति किया जा सकना, और उसके लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। जब प्रथम उपदेश पूछा जा रहा है तो अंतिम उपदेश भी पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है कि वो कितने लोगों को दिया, कहाँ पर दिया और किस तरीके से दिया। तो गौतम बुद्ध के जो जीवन से संबंधित उनके निशान हैं, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक रहे हैं, इन पर एक क्वेश्चन अच्छे से बन सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा डीप स्टडी करके चलिएगा। बौद्ध शिक्षा प्रणाली पर नियंत्रण होता था। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली पर जो नियंत्रण था वो बौद्ध धर्म के संघों का नियंत्रण था, क्योंकि यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और भी है, बौद्ध धर्म में जो शिक्षा शुरू होती थी वो पबज्जा संस्कार से शुरू होती थी, ये बात याद रखेंगे। और पबज्जा संस्कार की उम्र 10 वर्ष की आयु में किया जाता था, और पबज्जा संस्कार में बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि का जो उच्चारण कराया जाता था, और इसे शरण त्रयी कहते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बौद्धकालीन शिक्षा में बौद्ध धर्म का प्रचार,
धर्म ग्रंथों का अध्ययन, आध्यात्मिक और धार्मिक भावनाओं का विकास, ये सभी शामिल हो रहे हैं, इसलिए ऑप्शन डी टिक करेंगे। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों का कारण किसे माना है? तो हमने अभी आपको बताया सांसारिक दुखों का कारण बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध महोदय ने अज्ञानता को माना है, क्योंकि इंसान अज्ञानी होता है, इसके कारण वो अपने भोग विलास में पड़ा रहता है और उसे जीवन की यथार्थता का अनुभव नहीं हो पाता। इसीलिए उन्होंने कहा था आप अपना स्वयं दीपक बनिए, आत्मदीपो भव, ये आपके लिए कहा गया। और इसी कारण इनको मानने वाले लोग नमो बुद्धाय मानते हैं और वो बुद्ध को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। बौद्ध धर्म के प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो निर्वाण की प्राप्ति करना बौद्ध धर्म का उद्देश्य था, ये बात याद रखेंगे। धनोपार्जन करता ही नहीं था, इस कारण हम इनमें से सभी को टिक नहीं करेंगे और हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। बहुत सतर्क होकर के आपको ऑप्शंस का चुनाव करना है, अन्यथा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बौद्ध शिक्षा प्रणाली कैसी थी? तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली हमारी कैसी थी? तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली हमारी धर्म प्रधान शिक्षा प्रणाली थी और समुदाय प्रधान शिक्षा प्रणाली थी या व्यक्ति प्रधान? तो ये समुदाय प्रणाली थी और इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना राजा धर्मपाल ने की है। इसका समय पूछा जा सकता है, आप जरा देख लीजिएगा। बौद्ध काल में शिक्षा मठों और विहारों में दी जाती थी, ये बात याद रखेंगे, ऑप्शन बी टिक हो जाएगा। उपसंपदा संस्कार कहाँ पर होता था? तो ये जो पवज्जा संस्कार है, पवज्जा संस्कार विद्यारंभ के लिए था और उपसंपदा संस्कार जो था विद्या समाप्ति के लिए 24 वर्ष की अवस्था में हुआ करता था। तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे और इसके कारण उपसंपदा संस्कार हमारा बौद्ध काल में होता था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हम यहाँ पर है बौद्ध काल में विशेष विषयों के विशेषज्ञ होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? तो जो विशेष विषयों के ऊपर विशेषज्ञ होते थे उन्हें उपाध्याय के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका टिक हो जाएगा। अब हम मध्यकाल में शिक्षा व्यवस्था को देखेंगे। मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था हमारी 1200 ईस्वी से लेकर के आगे जो हमारा जहाँ पर से मुस्लिम काल हमारा समाप्त होता है, इसे आप 1857 तक ला सकते हैं। कि वैसे तो इसमें 1813 तक की अवस्था है, लेकिन 1857 में चूँकि हमारे मुगल साम्राज्य की स्थापना खत्म हुई है, यानी बहादुर शाह जफर को अंतिम बार यहाँ से हटाया गया है, इस कारण हम इस इतिहास काल को, इस खंड को मध्यकालीन शिक्षा के नाम से जानेंगे। तो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना यहाँ पर मोहम्मद घोरी ने की थी। 1192 में मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था और ये तराइन का दूसरा बैटल था। बैटल तराइन के दो हुए हैं, 1191 में इसमें पृथ्वीराज जी जीते थे और 1192 में मोहम्मद घोरी जीता था। सर्वप्रथम गुलाम वंश की स्थापना जो है 1206 से लेकर 1290 तक हुई है। खिलजी वंश की स्थापना आप यहाँ पर देख सकते हैं, खिलजी वंश की स्थापना 1415 से। तो कहाँ पर खिलजी वंश आया है? खिलजी वंश की स्थापना करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि खिलजी वंश हमारा बाद में आया है और इसकी स्थापना 1414 से 1451 के बीच में हुई है। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई है? क्योंकि 5 वंशों ने हमारे दिल्ली पर शासन किया है और उनमें से ये तुगलक वंश की स्थापना का जो समय है वो 1290 से 1320 तक है। यहाँ पर ये बात आप ध्यान दे लें कि 1200 जो हमारा पहले गुलाम वंश आया है, फिर तुगलक वंश आया है और फिर सैयद वंश आया है, फिर खिलजी वंश आया और खिलजी वंश के बाद हमारा जो है वो लोधी वंश आया है। इसके बाद सैयद वंश की स्थापना की बात आती है, तो सैयद वंश की जो स्थापना है उसका समय काल पूछा गया है। तो सैयद वंश की स्थापना जो हमारे साथ यहाँ पर हमारे इतिहास में हुई है वो 1320 से लेकर के 1412 तक हुई है। और इसके बाद लोधी वंश की स्थापना कब हुई है? तो लोधी वंश की स्थापना का जो हमारा काल है वो 1451 से 1526 तक है। तो इस तरीके से ये अगर पाँचों वंश जो हैं इनका आप एक क्रम बना लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा स्थापित करने में आसान रहेगा। मुगल वंश की स्थापना कब हुई है? 1526 पे जो बैटल पहले पानीपत का बैटल लड़ा गया है उससे लेकर के 1757 तक हमारे मुगल वंश की स्थापना रही। एक विदेशी प्रणाली थी जो भारत में प्रत्यारोपित की गई है और अपनी नई भूमि में विकसित हुई, जिसका ब्राह्मणी शिक्षा से अल्प संबंध था। ये कथन डॉक्टर केई का है। ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। भारत में पहला मुसलमान शासक कौन था? तो मोहम्मद घोरी को भारत में पहला मुसलमान शासक माना जाता है और इसीलिए हम इसको टिक करेंगे। यद्यपि इसने बहुत ज़्यादा समय तक यहाँ पर शासन नहीं किया। किस युद्ध में मुस्लिम शासन का श्री गणेश हुआ? तो तराइन के युद्ध में हुआ। कभी कभी तराइन के दोनों युद्ध दे सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है दूसरा युद्ध हुआ है और ये 1192 में हुआ है। तराइन का युद्ध किस सन में हुआ? तो जैसा कि पहले देख रहे हैं ये 1192 में हुआ है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध हुआ? बार बार उसी क्वेश्चन को ये रिपीट कर रहे हैं दूसरे तरीके से। आपको याद रखना है तराइन के दो बैटल हैं, 1191, 1192। भारतवर्ष में इस्लामी शासनकाल कब से कब तक रहा?
तो भारत के इतिहास में इस्लामिक शासनकाल 1200 से लेकर 1700 ईस्वी तक रहा है। मुस्लिम कालीन शिक्षा का क्या उद्देश्य था? तो मुस्लिम ज्ञान का प्रचार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, मुस्लिम संस्कृति का प्रचार एवं प्रशिक्षण, सर्वेक्षण, संरक्षण। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बी सही हो जाता है। भारतीय शिक्षा को किस रूप में जाना जाता है? तो मध्यकालीन शिक्षा को किस काल के रूप में जानते हैं? तो इसे विदेशी शिक्षा के रूप में भी कह सकते हैं और मुस्लिम कालीन शिक्षा में भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम मुस्लिम कालीन शिक्षा को टिक करेंगे क्योंकि इसी के नाम से ये शिक्षा व्यवस्था जानी जाती है। मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था दी जाती थी, तो ये शिक्षा हमारी मकतब और मदरसों में दी जाती थी क्योंकि ये मुस्लिम शिक्षा थी। विद्यालयों में शिक्षा आधुनिक दी गई है, ये ध्यान रख लेंगे। गुरुकुलों में वैदिक शिक्षा दी गई है और बिहारों में बौद्ध शिक्षा दी गई है। इस तरीके से चारों शिक्षाओं के केंद्र बिंदु को आप अच्छे से समझ लें। मध्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा मकतब में दी जाती थी। मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे और मदरसे हमारे उच्च शिक्षा के केंद्र थे, ये ध्यान रखेंगे। प्राथमिक शिक्षा जो थी वो मकतब में होती थी और उच्च शिक्षा हमारी मदरसों में होती थी। तो उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। मध्यकालीन शिक्षा का संगठित और सहारा देने का कार्य क्या था? भारत में शिक्षा संगठित और सहारा देने का कार्य किसके द्वारा किया गया है? तो ये कार्य राज्य पर था मध्यकालीन भारत में और निजी प्रयासों पर नहीं था। इस कारण ऑप्शन बी को टिक नहीं करेंगे। मुस्लिम काल में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक उन्नति किस सम्राट के काल में हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अकबर के काल में हुई है और शायद अकबर को इसी कारण महान कहा गया है। तो चूंकि शैक्षिक व्यवस्था में अकबर ने दीन इलाही धर्म चला करके सर्वधर्म समभाव की बात करी और सभी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे के शिक्षा के विकास के रूप में हम जल्द ही आपके सामने फिर से आएंगे और तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा कृपया इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।